नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी स्टोरी जंक्शन में स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है समय की मार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। मीरा, ओ मीरा, पता नहीं यह बुढ़िया कहाँ मर गई। मीरा भागते हुए आई और बोली, भाभी जी, माँ की कमर में बहुत दर्द है, वह आराम कर रही है। अरे आराम? यह बस आराम फरमाने के लिए आई है, आरती ने चिल्लाते हुए कहा और धन धन आते हुए उनके कमरे में गई, जहां सुमित्रा जी दर्द से कराह रही थी। कल बहू ने जानबूझकर उनके कमरे के आगे तेल गिरा दिया था। वहां पर फिसलने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी और दर्द से कराह रही थी, लेकिन किसी ने भी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी नहीं समझा। आरती सुमित्रा जी के पास गई और हाथ खींचते हुए बोली, बुढ़िया, तेरा गांव नहीं है जहाँ तू अपनी मन मर्जी करेगी। यह मेरा घर है, यह सब नियम से होता है। और हाथ खींचते ही सुमित्रा जी दर्द से और कराह उठी और बोली, बहू, आज के लिए बख्श दो, कल टाइम से कर दूंगी। सुमित्रा जी को ऐसे बिलबिलाते हुए देख मीरा बोली, भाभी जी, रहने दीजिए ना माँ जी को, आज उनकी जगह मैं उनके हिस्से का सारा काम कर दूंगी। आरती बोली, नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, मुझे ज़्यादा सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, काम तो यह बुढ़िया ही करेगी। इतना कहकर आरती सुमित्रा जी को खींचते हुए ले जाने लगी। सुमित्रा जी दर्द से बिलबिला रही थी तो मीरा से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर 2 तमाचे आरती के मुंह पर जड़ दिए। बस भाभी जी, बहुत हुआ। अरे इंसानियत नाम की चीज़ है आपके अंदर या नहीं? कैसे जानवरों की तरह माँ जी को खींचते हुए ले जा रही है। उनका दर्द क्या आपको दिखाई नहीं देता? अगर आपकी माँ होती तो क्या आप उनके साथ भी ऐसा ही करती है? लड़की औकात में रह अपनी, वरना क्या? भाभी जी, और हमारा नाम मीरा है। हम आपके यहाँ नौकरी ज़रूर करते हैं, पर आपके गुलाम नहीं हैं। यह आप अपनी अमीरी का रौब कहीं और दिखाइएगा। और मीरा किसी के साथ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती, समझिए आप? मीरा ने आरती को गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहा और सुमित्रा जी का हाथ उनके हाथ से छीनकर उन्हें बिस्तर पर जाकर लेटा दिया और बोली, माँ जी, आप अभी रुकिए, हम आपके लिए कुछ चाय बिस्कुट लेकर आते हैं, फिर हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। मीरा का अपनापन देखकर सुमित्रा जी फूट फूट कर रोने लगी। उधर आरती अपने मुंह पर पड़े थप्पड़ से सकपकाते हुए मीरा का यह रूप देखकर सन्न खड़ी रहती। मीरा ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और फटाफट से सुमित्रा जी को चाय बिस्कुट खिलाई और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। सुमित्रा जी बोली, बेटा, तू तो पराई होकर मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही है? मीरा ने सुमित्रा जी के आंसू पोंछे और बोली, माँ जी, यह सब बातें बाद में, पहले आपका इलाज ज़रूरी है। मीरा ने अपने सारे जोड़ा तनख्वाह डॉक्टर को जमा किए और फटाफट से सुमित्रा जी का इलाज शुरू करवाया। उधर सुमित्रा जी बेड पर पड़े मीरा को आशीर्वाद दे रही थी और सोच रही थी कि मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया और इस बच्चे ने मुझे एक नया जीवन दान दिया। यही सोचते सोचते वह अतीत की ओर चल पड़ी। सुमित्रा जी अपने बेटे के पास जाने के लिए बहुत उत्साहित थी, छोटी छोटी चीज़ें बैग में डाल रही थी। तभी उनके पति दिनेश जी बोले, अभी तो रिटायर हुआ था, सोचा था तुम्हारे साथ खूब वक्त बिता लूँगा, पर तुम्हें तो बेटे के पास जाने की जल्दी पड़ी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारा बेटा बहू के साथ रहना क्या सही होगा? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुमित्रा जी बोली, आप पुरुष लोग कितना सोचते हैं। अरे बेटा बहू नहीं करेगा, अब मैं बुला रहा है अपने पास रहने के लिए, उसमें से भी आप इतना सोच रहे हैं। चलिए पैकिंग करने में मेरी मदद कीजिए, वरना ट्रेन छूट जाएगी। इतना कहकर दोनों पैक करने लगे और रेलवे स्टेशन पहुंच गए। फटाफट अपनी सीट देखकर सुमित्रा जी ने उस पर चादर डाल दी और दिनेश बाबू की सीट पर जाकर मैगजीन पढ़ने लगी।
नीचे के सामने वाली सीट पर लगभग 80 साल की एक वृद्ध महिला आकर बैठे और बातों बातों में सुमित्रा जी से हालचाल पूछने लगी। जब उन्हें पता चला कि सुमित्रा अपने बेटे बहू के घर जा रही है तो उन्होंने कहा, बेटा बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, क्या तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी है? पैसा कौड़ी या घर द्वार यारा या और कुछ? सुमित्रा बोली, अरे नहीं नहीं आंटी जी, ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है। अभी 15-20 दिन पहले ही मेरे पति रिटायर हुए हैं। पिछले 10 साल से हम दोनों अकेले रह रहे हैं, बस कोई साथ रहने वाला नहीं है। बेटा बेटी मेहमान की तरह आते हैं और चले जाते हैं। पहले तो नौकरी पर जैसे ही रिटायर हुए बेटे बहू ने कहा, सब कुछ बेचकर हमारे पास आ जाओ, सब साथ में रहेंगे। जिस घर को इतने प्यार से सजाया उसे बेचने का मन नहीं किया तो उसे किराए पर लगा कर आई हूँ और बेटे बहू की बात भी रख ली तो बस उनके पास जा रही हूँ। सुमित्रा जी के चेहरे की खुशी देखकर वृद्ध महिला बोली, ईश्वर तुम्हारी खुशी बनाए रखे। जो तुम सोच कर जा रही हो ईश्वर करे वैसा ही हो। करीब आधे घंटे में ही उस वृद्ध महिला का स्टेशन आ गया। वह बोली, चलो मैं चलती हूँ, यह गाड़ी बहुत कम देर तक लिए रुकती है तो उतरने में भी दिक्कत हो जाती है। सुमित्रा उन्हें सहारा देकर गाड़ी से नीचे उतरी और हाथ जोड़कर उनसे विदा लिया। उनके जाते ही सुमित्रा जी ने सोचने लगी कि वह महिला जाते जाते यह क्यों कह गई कि जो सोच रही हो भगवान करे ऐसा ही हो। लगता है उनके परिवार में कोई नहीं है, तभी तो इस उम्र में भी वह अकेली सफ़र कर रही है। अगर कोई होता तो इतनी वृद्ध महिला को अकेले सफ़र करने देता। चलो हम तो बहुत भाग्यशाली है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, आए दिन फ़ोन करते रहते हैं और क्या चाहिए। जैसे ही यह रिटायर हुए पीछे ही पड़ गए कि सब कुछ बेचकर हमारे पास आ जाओ। सुमित्रा सोचने लगी, आखिर दिनेश जी बेटे बहू के पास क्यों नहीं जाना चाहते? बार बार क्यों कह रहे थे कि 10-15 दिन के लिए जाना और हमेशा के लिए साथ रहने में अंतर है। सुमित्रा उन्हें बहुत समझाती थी, लेकिन अभी राजेश और आरती नौकरी करते हैं। अभी जाकर अगर हम उनके साथ रहे, उनके गृहस्थी और बच्चे संभालने में मदद करेंगे, तभी तो बुढ़ापे में बहू हमारे बारे में सोचेगी। अगर बेटा तो हमारा है पर बहू तो पराई है, उसे अपना बनाना होगा ना। दिनेश बाबू बोले, तुम मेरे लिए कह रही हो पर मैं तुम्हारे लिए इतना याद रखना, जो मतलब के लिए करते हैं वह कभी अपने नहीं होते, यही जीवन की सच्चाई है। सुमित्रा बोली, आप कितना सोचते हैं। अरे बेटा बहू अच्छे नहीं होते तो क्या अपने पास रहने के लिए बुलाते और मैं जाती। अगर आप आ जाइए, यह लिस्ट लेकर बाज़ार से सारा सामान ले आइए। यह कुछ सामान बेटे के लिए और ज़्यादा सामान बहू के लिए, ताकि बहू अगर अपनी हो गई तो बेटा अपने आप अपना हो जाएगा। और एक बात बता दूँ, मुझे अगर उसके ऊपर भरोसा नहीं होता तो मैं खुद भी वहाँ नहीं जाती। जब भी फ़ोन पर बात करती है कितना आदर और सम्मान से बात करती है, और जब भी हमारे पास आती है तो देखते हैं जीजी जीजी करके ही बात करती है। दिनेश बाबू बोले, फ़ोन पर तो हर कोई अच्छे से बात करता है, और जहाँ तक बात रही यहाँ रहने की, वह भला कितने ही दिन यहाँ रही है। आने से पहले कहती है ससुराल आ रही हो और मायके चली जाती है, और जब वापस जाने का समय आता है तो मेहमानों की तरह मिलने चली जाती है। सुमित्रा जी बोली, आप भी ना 5 साल शादी को हो गए, आज तक तो कुछ खराब नहीं बोली है, आप इतना क्यों याद रखते हैं? मुझे याद है राहुल के कहने से पहले आरती ने कहा था कि सब बेचकर यहाँ चले आइए। सोचते सोचते सुमित्रा जी की आंख लग गई। गाड़ी झुक झुक करके अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी दिनेश बाबू की आवाज़ से सुमित्रा जी नींद से जग गई। सुनो, सो गई क्या? चाय पियोगे?
पीछे के डब्बे से चाय वाले की आवाज़ आ रही है। सुमित्रा जी बोली, हाँ हाँ पीऊँगी ना, आप भी नीचे आ जाइए। दिनेश बाबू एक सुलझे हुए इंसान हैं, तभी तो 40 वर्ष के विवाहित जीवन के बीच में कभी भी मनमुटाव नहीं हुआ। परिस्थिति चाहे जैसी भी आए, वह हमेशा सुमित्रा जी की पीठ पर खड़े रहते थे और अब तो रिटायरमेंट के बाद उनका सारा वक्त पत्नी के लिए होता ही था। थोड़ी देर में मंजिल आ गई। स्टेशन पर बैठे बहू और पोती को देखकर बहुत खुशी हुई। तीनों को जी भर के आशीर्वाद दिया और सब साथ में चले गए। 2 दिन बाद सुमित्रा जी ने घर का पूरा मोर्चा संभाल लिया। झाड़ू पोछा वाली तो अच्छी थी, पर खाना बनाने वाली और बच्चे को संभालने वाली आया उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने कई बार आरती से हटाने की बात की, पर बेटी बहू ने नहीं हटाया। इस बात पर सुमित्रा जी ने दिनेश जी से कहा, देखा हमारे बेटे बहू कितने अच्छे हैं, वह मेरे आराम के लिए सोचते हैं और आप एक है कि कुछ भी सोचते हैं। 10 दिन बाद राजेश और आरती को दफ्तर के किसी काम से बाहर जाना था और इधर बच्चे को संभालने वाली ने छुट्टी ले ली। फिर क्या था, सुमित्रा जी ने सारी जिम्मेदारी खुद ले ली और बोली, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, आखिर मैंने भी तो बच्चे संभाले हैं और फिर यह तो 2 साल का है, इसी के बहाने मेरा समय भी कट जाएगा। सुमित्रा जी का पोता सुमित बहुत ही दुबला था, 2 साल का हो गया था, पर अभी तक चल नहीं पा रहा था। सुमित्रा जी ने खूब मेहनत की, दिन भर में 2 बार उसके पैरों की मालिश करती, पौष्टिक आहार बनाकर खिलाती। देखते ही देखते उसने खुद के पैरों पर खड़ा होना भी सीख लिया। जब 15 दिन बाद राजेश और आरती घर आए और बेटे को अपनी पैरों पर खड़ा देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजेश बोला, अरे वाह मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। फालतू में हम सेंटर से बच्चे को रखने वाली को बुलाते थे, इससे बेहतर तो आप इसका ख्याल रखती है। आरती बोली, हाँ तो यह तय रहा कि अब सेंटर से कोई आया नहीं आएगी, मम्मी जी ही अब से अपने पोते का ख्याल रखेंगी। बेटे बहू की बातें दिनेश बाबू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर सुमित्रा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन सुमित्रा जी की तबीयत थोड़ी ना साथ लग रही थी, बदन गर्म था और उनके पूरे बदन में दर्द होने रहा था। देखते देखते रात तक बुखार इतना चढ़ गया कि पैरासीटामोल भी असर नहीं कर रहा था। दिनेश बाबू ने आरती से कहा, बहू तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर होगा तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, वरना बच्चे को कौन संभालेगा। आरती बोली, पापा जी आप भी हद करते हैं, आप तो घर में बैठे ही रहते हैं, आप संभाल लीजिए और मैं छुट्टी लेकर क्या ही करूँगी। मैं कोई आया नहीं हूँ कि मम्मी जी की मालिश करूँ और उन्हें खाना खिलाकर बनाकर खिलाऊँ। इतना कहकर वह चली गई। बेटा एक बार और फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए कमरे में आया और बोला, मम्मी जल्दी ठीक हो जाओ, वरना आपका इन्फेक्शन बच्चे तक में फैल जाएगा। दिनेश बाबू बोले, बेटा अगर आसपास कोई मालिश वाली हो तो उसे बुला लो, तुम्हारी माँ को 2-4 बार तेल और अच्छे से खाना खाएगी तो वह ठीक हो जाएगी। आरती आकर बोली, पापा जी यहाँ मालिश वाली फ्री में मालिश नहीं करती है, 1000 रुपये लेती है और आप खुद कह रहे हैं कि 2-4 दिन में वह ठीक हो जाएंगी, तो बेकार में पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। चलो राजेश, हमें ऑफिस के लिए देरी हो रही है। इतना कहकर वही बच्चे की जिम्मेदारी भी दिनेश बाबू पर डालकर चली गई। शाम में राजेश और आरती जैसे ही आए, अपने बच्चे को गोद में लेकर अपने कमरे में चले गए। एक बार भी माँ का हालचाल भी नहीं पूछा। दिनेश बाबू रसोई में जाकर मालिश का सामान ढूंढने लगे। तेल लिया, उसमें लहसुन अजवाइन डालकर गर्म किया और जाकर सुमित्रा जी के हथेली और तलवों में मालिश करने लगे। सुमित्रा जी बोली, सुनो मेरे लिए थोड़ा सा काढ़ा बना दो, उसमें मुझे बहुत राहत मिलेगी। दिनेश बाबू रसोई में जाकर खाने की सामग्री ढूंढने लगे तो मीरा बोली,
लाइए बाबूजी, मैं बना देती हूँ। तभी राजेश रसोई में आया और बोला, पापा जब मम्मी के लिए काढ़ा बना रहे हैं तो मेरे और आरती के लिए भी चाय बना दीजिए। इतना कहकर वह बेटे के साथ खेलने लगा। मीरा ने चुपके से चाय बनाई और बोली, लो बाबूजी, इसे ले जाकर मेम साहब और साहब को दे दो। मैं यह काढ़ा माँ जी के लिए ले जा रही हूँ। फिर वह सुमित्रा जी के पास गई, उन्हें अपने हाथों का सहारा दिया, उठाकर बैठाई और 2 बिस्कुट देकर काढ़ा दिया। जब तक वह पी रही थी तब तक मेरा उनके पैरों में मालिश कर रही थी। सुमित्रा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी, सच कहा था दिनेश बाबू ने कि वह दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है। यहाँ बहू एक बार छूने तक नहीं आई, बेटा एक बार हालचाल पूछने तक नहीं आया, और यह पराई होकर भी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। फिर मेरे बेटे बहू मेरे अपने कैसे हुए? क्या क्या सोचकर आई थी? वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। शायद ट्रेन में वह वृद्ध महिला इसीलिए कह रही थी कि जो सोचकर जा रही हो, भगवान करे ऐसा ही हो। ससुराल से इतनी संपत्ति मिली है कि वह एक बार भी आपसे मांगने नहीं आएंगे। देखिए ना, तभी तो आपको आए हुए यहाँ इतने दिन हो गए, उन्होंने एक बार फ़ोन तक नहीं किया, तो आप हमारी मदद कर दीजिए। दिनेश बाबू ने सुमित्रा जी की तरफ देखे और सुमित्रा जी बोली, अच्छा बहू, तो इसलिए तुम कह रही थी कि वहाँ से सब कुछ बेचकर आ जाइए। आरती हंसकर बोली, हाँ मम्मी जी, आप तो बहुत समझदार है, आप मेरी बात समझ रही है। सुमित्रा जी बोली, पर बहू, हमने अपना मकान नहीं बेचा बल्कि किराए पर चढ़ाया है। जिस मकान में हमने जीवन के इतने साल गुजारे, हम उसे क्यों बेचेंगे? और उनके रिटायरमेंट का पैसा ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है, उससे हम किसी और पर खर्च कैसे कर सकते हैं? तुमने हमें यहाँ रहने के लिए क्या इसलिए बुलाया था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे? तब तुम हमें अपने साथ रखोगी? तब तो हमें माफ़ करो बेटा, हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। आरती राजेश को बोली, सही कहा था तुमने, इन लोगों को बुलाने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फालतू में हमने अपना समय और पैसा बर्बाद किया। आरती झट से बोली, ठीक है मम्मी जी, जब आपको यहाँ रहना ही नहीं है तो समय क्यों बर्बाद करना? राजेश, इनके कल जाने का टिकट करवा दो। इतना कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। अंदर जाकर आरती ने सोचा, अगर यह चली गई तो सारा पैसा फिर हमारे हाथ नहीं लगेगा। उसने अगले दिन उन्हें रोकने का प्लान बनाया और सुमित्रा जी के कमरे के आगे तेल बिखेर दिया और सुमित्रा जी को दिखाई नहीं दिया, जिस कारण वह फिसलकर गिर गई और उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। राजेश ने दिनेश बाबू से जब सुमित्रा जी को अस्पताल ले जाने के बाद की तो बोला, रोज़ रोज़ के पैसे से मैं तंग आ गया हूँ। ऐसा कीजिए, हाथ में कटोरा लीजिए और बाहर सड़क पर बैठ जाइए, कोई ना कोई तुम आपकी मदद कर ही देगा। इतना कहकर बेटे ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया तो दिनेश बाबू की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं बोले और पैसों का इंतज़ाम करने गांव चले गए। तभी अचानक सुमित्रा जी ख्यालों से बाहर आई। माँ जी देखिए, बाबूजी भी गांव से आ गए हैं और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मीरा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा तो दिनेश बाबू ने मीरा के सिर पर हाथ फेरा और उसको आशीर्वाद देकर शुक्रिया अदा किया। ठीक होने के बाद जब सुमित्रा जी और दिनेश बाबू घर पहुँचे तो राजेश अपनी माँ से बोला, माँ आपने अच्छा नहीं किया, हम तो आपके भरोसे थे। सुमित्रा जी ने एक ज़ोर का थप्पड़ राजेश को लगाया और बोली, तू जैसे लालची बेटे से अच्छा होता, मैं भी बे औलाद ही रहती। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है, कम से कम कुछ नहीं करता है तो मांगता भी तो नहीं है। सही कहते थे आप, तुम्हारे पापा। जब तक अपना शरीर है कभी बच्चों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। गलती मेरी थी, अब मुझे सीख मिल गई है, अब दोबारा गलती नहीं करूँगी। आपने ही
अपनी ही औलाद को पहचानने में मैंने कैसे भूल कर दी। चलिए जी, सामान बांधिए, हम अपने घर चलते हैं। एक सपना था जब हमारे बच्चे यहाँ रहते थे, पर सपना और लालच ने उन्हें पराया कर दिया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अपने ही बच्चों को पहचानने में मैंने कैसे भूल कर दी। दोनों अपना सामान बांध रहे थे। उतनी ही देर में दिनेश बाबू ने अपने वकील को फ़ोन करके कहा, वकील बाबू, मेरी वसीयत तैयार कीजिए और उस वसीयत में मेरी जितनी भी संपत्ति है उन सभी चीज़ों में से मैं अपने दोनों बेटों बहू को बेदखल करता हूँ। जब तक हम जिंदा हैं वह संपत्ति हमारी रहेगी, मैं नहीं रहा तो वह सुमित्रा की होगी, और जब हम दोनों नहीं रहेंगे तो वह सारे संपत्ति अब किसी ट्रस्ट को दी जाएगी, क्योंकि हमें अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है। दरवाजे पर कान लगाए आरती सब सुन रही थी। वह जाकर पति को बताई। राजेश दौड़ा दौड़ा आया और पिता से माफ़ी मांगने लगा। दिनेश बाबू बोले, बेटा अब कोई फ़ायदा नहीं, तीर कमान से निकल चुका है। तुमने क्या सोचा था, तुम अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाओगे? अरे सीधा इसका मतलब यह नहीं कि बेवकूफ़ है। क्या हमारे माथे पर ना समझ लिखा है? मैं तुम लोगों की तरह बार बार नहीं कहता, पर मेरा दिया हुआ झटका तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। यह तुम्हारा भाई जो घर जमाई बनकर अपने सास ससुर की सेवा में लगा है, उसे भी एक समय में अपने माँ बाप याद आएंगे। और तुम तो मेरे सामने से हट जाओ। इतना कहा उन्होंने और अपना सामान पैक कर लिया। निकलते निकलते वह अपनी पत्नी से बोले, अच्छा किया जो तुम हमें ज़बरदस्ती ही सही पर यहाँ ले आई। कम से कम आंखों से पर्दा तो हट गया। सारी सच्चाई सामने आ गई कि हमारे बेटे हमारे लिए क्या सोचते हैं। अब जीवन भर इनकी शक्ल देखने के लिए कभी मुझसे मत कहना। अब यह मान कर चलो कि दुनिया में मैं तुम्हारे लिए हूँ और तुम मेरे लिए। बस हमें बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं। जिस दिन हमारा शरीर नहीं काम करेगा हम नौकर रख लेंगे, पर ऐसे बेटों से तो उम्मीद नहीं रखेंगे। चलो चलते हैं। बेटे बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने जो सोचा था तब उसका सब उल्टा हो गया। अब आप सोच के सिवा उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। दोनों सर पकड़कर बैठ गए। अब सोचकर जितने वो उत्साहित हो गए थे बेटे बहू से मिलने आए थे, उतने ही उदास होकर लौटने लगे। ट्रेन में सुमित्रा को उस वृद्ध महिला की याद आ रही थी और उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने दिनेश जी की बात नहीं मानी। सच ही तो कहा उन्होंने कि पति पत्नी ही एक दूसरे का आखिरी तक सहारा होते हैं। कई बार अपने ही बच्चों को पहचानने में हमसे भूल हो जाती है, क्योंकि माँ बाप निस्वार्थ भाव से अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। उन्होंने 2 दिन बाद मीरा का भी टिकट करवा कर उसे भी अपने पास बुला लिया और बोला, मीरा क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? बेटा मीरा बोली, क्यों नहीं बाबूजी, आप लोगों के साथ रहना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। उस दिन से मीरा उन दोनों की बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह ही सेवा करने लगी। दिनेश बाबू और सुमित्रा जी भी मीरा को अपनी बेटी की तरह प्यार करते, और वक्त आया जब दिनेश बाबू ने इसका एक अच्छे घर में से रिश्ता करवाया और अपना सब कुछ अपनी उस बेटी के नाम कर दिया। मीरा ने भी ज़िंदगी भर दिनेश बाबू और सुमित्रा जी की जिम्मेदारी उठाई और हमेशा उन्हें अपने साथ रखा। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।